Hello everyone, welcome to Cool Classes for Chemistry. I am Mrs. शीतल कंडारी, योर केमिस्ट्री टीचर। और आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स करेंगे। ठीक है, अच्छा आई ट्राई कि हम केमिकल काइनेटिक्स जो है वो एक ही वीडियो में जो है पूरा कर लें। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, सारे न्यूमेरिकल्स, क्योंकि टाइम का इस समय थोड़ा सा शॉर्टेज है और बच्चों ने मुझे बोला है थोड़ा सा कि मैम एक शॉर्ट में जो है वो पूरा आप केमिकल काइनेटिक्स में जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, अलग अलग पैटर्न में जो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं आप वो समझा दो। तो मैंने कहा चलो आई ट्राई कि हम फटाफट कर सकते हैं। तो जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो मैं समझा दूंगी आपको, और उसके बाद जो है वो आपको क्या कहते हैं उसके नोट्स वगैरह दिखा दूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बजाय यहाँ बार बार लिखने के। ठीक है, चलो अच्छा देखो, लेट्स स्टार्ट विद केमिकल काइनेटिक्स। अच्छा, इसकी जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में जो वेटेज है वो कितने मार्क्स का है, 7 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें जो थ्योरी पोर्शन है ना बहुत लिमिटेड है, डेफिनेशन वगैरह जो बहुत लिमिटेड है, तो अगर डायरेक्टली आप पढ़ोगे आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। थ्योरीज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है इसमें, है ना। तो सबसे अच्छा चैप्टर होता है कि कुछ फालतू नहीं है, डायरेक्ट आपको डेफिनेशन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आप पूरा करोगे। ओके चलो, तो अब इसमें सबसे पहली बात आती है कि व्हाट अबाउट केमिकल काइनेटिक्स, कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। ठीक है, तो वैसे केमिकल काइनेटिक्स की अगर हम बात करें तो इट्स अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट। रेट का मतलब प्राइस नहीं है यहाँ पे, कभी सोचो कि हाँ भैया किस कौन सी रिएक्शन का कितना प्राइस वगैरह होगा। ठीक है, नहीं, यहाँ पे रेट का मतलब क्या है आपके पास कि किस स्पीड से कोई रिएक्शन हो रही है। ठीक है, एंड द मैकेनिज्म, ठीक है, विच बाय विच दे अगर, कि कौन से मैकेनिज्म से ये आपका हो रहा है, तो वो आपका क्या आ जाएगा, इट्स केमिकल काइनेटिक्स के अंडर में हम यही पढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म वगैरह वो सब आएगा। अच्छा, अब देखो इन्होंने कहा कैसे रेट ऑफ रिएक्शन। आपको पता है कई रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो बहुत फास्ट होती हैं, जैसे जो लैब में रिएक्शंस वगैरह होती है, चलो हमने कोई क्या लिया, सल्फेट का सॉल्ट ले लिया, Na2SO4 वगैरह लिया, प्लस उसमें बेरियम क्लोराइड डाला, तो उसने इमीडिएटली क्या बना दिया, इट्स BaSO4 का वाइट PPT बना दिया। ठीक है, तो वो इमीडिएट रिएक्शन है। कुछ में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे हम क्या करते हैं, दही बनाते हैं, तो एक साथ क्या करा आपने, दूध से दही बना दिया, उसमें 3-4 घंटे लग गए, 2-2.5 घंटे लग गए, डिपेंड करता है कैसा मौसम है। और जो बहुत टाइम टेकिंग रिएक्शंस होती हैं, पता चले कई महीनों लग जाते हैं, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना। तो वो सारा क्या रेट ऑफ रिएक्शन है, वो सब इसी के अंडर में आते हैं। अब इसमें जो पहली चीज़ आती है, जो डेफिनेशन आपको याद करनी है, वो क्या आ जाएगी, इट्स अ रेट ऑफ रिएक्शन। पहली चीज इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चा रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या, कि किस रिएक्शन से रेट हो रही है, मतलब किस रेट से जो है वो क्या हो रहा है, रिएक्शन आपकी हो रही है। तो कैसे करोगे इसमें डिफाइन, दैट वन इज अ रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, और प्रोडक्ट, ठीक है, विद टाइम, तो दैट वन इज योर रेट ऑफ रिएक्शन। और यही इसका फॉर्मूला आ जाएगा कि भाई आपका रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है। जैसे अगर हमने क्या ले लिया इसमें, it's a A plus B gives C and it's a D and D, कोई सी भी एक रिएक्शन हुई, तो इन्होंने क्या बोला कि जो आपके पास क्या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट, चाहे वो इसका कंसंट्रेशन चेंज हो या इसका, या फिर किसी भी प्रोडक्ट में अगर कोई चेंज हो रहा है विद टाइम, तो उसको उन्होंने क्या बोल दिया, इट्स अ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अंडरस्टूड। अब इसकी जो यूनिट होती है रेट ऑफ रिएक्शन की, वो क्या आ जाएगी, तो यूनिट इज कंसंट्रेशन कितना होता है यूनिट में, इट्स अ मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर, और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम के लिए क्या लिखते हैं, इट्स अ सेकंड। तो आप मोल पर लीटर को क्या लिख सकते हो, मोल लीटर इनवर्स, और सेकंड भी कहाँ है, नीचे है, तो दिस वन इज अ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो ये इसकी यूनिट आ जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ पे मोल पर लीटर को क्या लिख सकते हो, कैपिटल M और सेकंड इनवर्स, तो ये इसकी क्या है, यूनिट है। तो वो डिफाइन आ जाएगा, डिफाइन आपको याद करनी है, ठीक है, और इसके साथ ये इसकी यूनिट है। अब इसमें इन्होंने कहा जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, इसको हम दो तरीके से आ जाते हैं, एक आपके पास आता है इट्स अ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और एक आ जाएगा इट्स अ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। मैं भी आप स्क्रीनशॉट के लिए पूरे नोट्स आपको दिखा दूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसमें। ठीक है, अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो सेम डेफिनेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्या कहते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और एनी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, पर यूनिट टाइम एट अ स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, कि अगर आपने क्या दे रखा, थोड़ा सा एक टाइम दे रखा है, स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम पे अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में किसी में भी अगर चेंज होता है विद टाइम, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इट्स एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, अब इन्होंने कहा जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है उसके लिए भी जो फॉर्मूला होगा वो आपका कैसा होगा, यही सेम,
इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ना एक्सप्रेस करना आना चाहिए कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कैसे करोगे। ठीक है, अब एवरेज है, थोड़ा सा लार्ज डिफरेंस है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डेल्टा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो इसमें हमने क्या निकाला, तुम्हें पहली जो कंडीशन है अच्छा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, मैं RXN लिखती हूँ, पूरा लिख सकते हो, इट्स अ रिएक्शन इज इक्वल टू। ठीक है, अब देखो इसे कैसे एक्सप्रेस कैसे करोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल आता है इसके बेसिस पे, तो कैसे एक्सप्रेस करोगे। अब ध्यान रखना, जो आपके पास क्या होता है, रिएक्टेंट होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, जब भी रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट डिक्रीज होंगे, प्रोडक्ट क्या होंगे, बढ़ेंगे, और जब रिएक्शन होगी तभी तो प्रोडक्ट बनेंगे, तो रिएक्टेंट कम होते हैं, प्रोडक्ट आपके क्या होते हैं, बढ़ते हैं रिएक्शन के साथ साथ, जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी। अब दूसरी कंडीशन क्या बन रही है इसमें, तो इसमें इन्होंने कहा कि जब रिएक्टेंट्स डिक्रीज हो रहे हैं तो उसका मतलब माइनस हो रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन माइनस में नहीं होती, तो उसको क्या करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए जब हम रिएक्टेंट लिखेंगे तो उसके आगे किसका साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो ये लो एक्सप्रेशन कैसा है, बहुत ध्यान से समझना क्योंकि आगे क्वेश्चन दिया। ठीक है, तो हमने क्या लगा दिया, रिएक्टेंट के आगे माइनस, जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये ऐसे चला गया। अब एवरेज के लिए हम क्या लिखेंगे, डेल्टा, एवरेज के लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा। ठीक है, ये लिखा हमने इसमें, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, कैपिटल A अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, नेक्स्ट हमारे पास क्या ये, तो -1 अपॉन B, इट्स अ डेल्टा B अपॉन ये डेल्टा T, क्योंकि दोनों ही रिएक्टेंट थे तो हमने माइनस लगा दिया। अब प्रोडक्ट है तो डायरेक्ट बिना माइनस के साइन के 1 अपॉन C, इट्स अ डेल्टा C अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू दैट 1 अपॉन D, इट्स अ डेल्टा ब्रैकेट में D अपॉन, ठीक है, इट्स अ डेल्टा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसमें एक्सप्रेशन आ जाएगा किससे रिगार्डिंग, इट्स अ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का क्या है, एक्सप्रेशन है। ठीक, अब अगर इसी में एवरेज का क्लियर है, ठीक है, अब अगर मुझे इसी में क्या करना है, एक जो दूसरा एक्सप्रेशन है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या, जैसे इंस्टेंट फूड आते हैं ना, तुरंत बनने वाले, तो उन्होंने वही बोला कि जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है तो वो कौन सी वैल्यू जाएगी। तो इंस्टेंटेनियस रेट की डेफिनेशन कैसे करोगे, दैट वन इज अ, इट्स अ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और एनी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट पे अगर जो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में अगर चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। यानी जो टाइम का डिफरेंस है वो कैसा है, छोटा, तो छोटे उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, स्मॉल डी, क्या यूज करेंगे, स्मॉल डी, छोटे वाले के लिए। ठीक, अब देखो इसमें हमने क्या करा, अभी तक हमने इंस्टेंटेनियस करा था, अब इसी क्वेश्चन पे अगर मैं एवरेज की जगह क्या कर लूँ, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन करूँ, तो सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा की जगह मैंने क्या ले लिया, इट्स अ डी, डेल्टा की जगह मैंने क्या ले लिया, डी, सब कुछ सेम है, बाकी सिर्फ यहाँ पे हम ये चेंज कर रहे हैं। ठीक है, डेल्टा की जगह ये आ गया, तो होप सो इतना क्लियर है। ठीक है, इट्स अ डेल्टा टी, तो ये इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा जो मैंने ए वाली रिएक्शन में करा है। अब जरा इसी में एक एग्जांपल करूं, एक एग्जांपल, कोई सा भी एक एग्जांपल ले लो और उसके हिसाब से इसको समझेंगे थोड़ा सा। तो हमने क्या ले लिया इसमें, दैट वन इज फॉर एग्जांपल हमें ये मिल गया N2, ठीक है, प्लस 3H2, इट गिव्स 2NH3। अब इसमें से अगर आपको सपोज कभी एक नंबर में बोल दें कि आपको एक्सप्रेस आना चाहिए, नहीं तो अगर एक नंबर में ये नहीं आएगा तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा तुम्हारे पास कि इसको क्या करोगे, क्वेश्चन आता है वहां पे तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आना चाहिए। ठीक, तो इसमें मैं एवरेज रेट लिखूं पहले, एवरेज रेट इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, इसके आगे 1 है तो माइनस डेल्टा N2 पूरा मॉलिक्यूल अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। ठीक है, और इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा NH3 एंड दिस वन इज अ डेल्टा T। तो ये आपका क्या आ जाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, अगर इसी को इंस्टेंटेनियस करना है तो अब आप लोग कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन मेंशन जरूर करोगे ना, क्या लिखोगे, इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी वाला, सब जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा की जगह डी आ जाएगा, बाकी सारा सेम। ओके, चलो तो अब जरा इसमें इसका वो देखें, क्या अगर नोट्स लिखने हैं तो वो चल जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो, अगर जो मैंने बोला अगर उसके आपको नोट्स की फ़ोटो खींचनी है तो ये खींच सकते हो पूरा, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन आ गया,
यूनिट आ गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करा, इट्स अ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। दिस वन इज़ अ लार्ज चेंज, और ये पूरा दे दिया उन्होंने, ये रिएक्टेंट बिकम प्रोडक्ट, ये और बाकी जो एग्जांपल्स मैंने आपको कराए हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। ओके, और ये आपकी क्या आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज हमने कर लिया था, ये उसकी डेफिनेशन आ जाएगी। अब जरा इसके बेसिस पे, अच्छा देखो वैसे ही जैसे एक्सप्रेशन आ रखा है ये एक बार, ठीक है, इस टाइप से, तो एक्सप्रेशन इस टाइप से, तो हमने एवरेज भी कर लिया, इंस्टेंटेनियस भी कर लिया, तो कोई भी एग्जांपल मिले एक्सप्रेशन आना चाहिए। चलो अब जरा इसका क्वेश्चन देखें। ओके चल, अच्छा देखो अब इसमें उन्होंने क्या बोला, जो हमारे पास नेक्स्ट चीज आ रही है, इट्स फॉर द रिएक्शन 2N2, ये आपका 2018 का क्वेश्चन है बोर्ड का, ठीक है। फॉर द रिएक्शन 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज 2 पॉइंट इतना 2.8 इंटू 10⁻³ m सेकेंड इनवर्स, ठीक है। कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, यानी रिएक्टेंट साइड निकालना है, इस वजह से इन्होंने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात करी है, ठीक है। अच्छा जब भी तुम्हें इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिलता है जिसमें तुम्हें रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम क्या है, जो रिएक्शन दे रखी है उसमें रेट वो लिख दो, जो हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखी थी वो लिखो। तो हमने क्या करा, ये लिख दी, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू इसकी रिएक्शन का हाफ d N2O5 अपॉन dt इज इक्वल टू 1/4 DNO2 अपॉन दिस, एंड ये पूरा कर दिया हमने, रिएक्शन लिखी। अब देखो हमें गिवन क्या है, हमेशा ना रिएक्शंस को लिखो स्टेप वाइज, फॉर्मूला है तो फॉर्मूला लिखो, गिवन लिखो, क्योंकि हर स्टेप के जो होते हैं वो मार्क्स मिलते हैं बोर्ड में, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो ये हमने लिखा DNO2 अपॉन dt, ठीक है। तो ये हमें कितना दे रखा है, 2.8 इंटू 10⁻³ अब निकालना क्या है, पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ये, यानी तुम्हें ये निकालना है ना, और हमें ये दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको और इसको कंपेयर करोगे क्योंकि दोनों इक्वल टू में, तो जब इसको और इसको कंपेयर करोगे तो ये निकल जाएगा। तो आपको निकालना क्या है, जो ये निकालना है DN2O5 वाला, दैट वन इज अ क्वेश्चन मार्क। तो डायरेक्ट एक काम करते हैं, वो तो हमें पता ही है, तो इसमें क्या निकालना है तुम्हें, दिस वन इज अ रेट ऑफ disappearance of N2O5, हमें क्या करना है, N2O5 का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ये निकालना है। तो क्या हो जाएगा, किससे कंपेयर कर रहे हैं, देखो माइनस ये, अब ध्यान रखना जब भी तुम रेट निकालते हो तो वो माइनस वाला साइन उधर नहीं जाता, बाकी चीजें कम उधर चली जाएंगी, तो इट्स अ DNO2 अपॉन dt, ठीक है। तो माइनस को नहीं ले जाना है क्योंकि वो डिसअपीयरेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो माइनस साइन को छोड़ दो क्योंकि वो माइनस माइनस बिकम प्लस होता है, सिर्फ ये 2 उधर चला जाएगा, ठीक है। तो 2/4, और ये कितना दे रखा हमें, 2.8 इंटू 10⁻³ दिस टू दिस कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा 1.4, तो 1.4 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, m सेकेंड इनवर्स। तो ये आपके पास है जो बोर्ड में आया हुआ। अब इससे लगा मैं आपको एक दो पैटर्न और दिखा सकती हूँ कि इसको क्या कर सकते हो, खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हो फिर उस क्वेश्चन में। ओके चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन दिस। ओके चलो, अब देखो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके, नहीं तो सॉल्यूशन मैं बता ही रही हूँ, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ D एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, यानी ये किसकी बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं, इन द रिएक्शन A + 2B गिव्स 3C + 2D वॉज फाउंड टू बी 0.4 मोल पर लीटर, ठीक है। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इन्होंने क्या दे दिया आपको, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो दिस वन इज योर, इन्होंने कहा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन है D का एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, तो ये कितना आ जाएगा, दिस वन इज योर, ये आएगा तो मोल पर लीटर, और यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा एक, दिस वन इज योर सेकेंड, तो यानी ये क्या आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो ये दोनों इसके साथ ही आ जाएगा। अब इसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, दैट वन इज अ कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, कॉमा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, देन कॉमा, ठीक है, एंड B एंड द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C एट द गिवन मोमेंट। तो आपको क्या निकालना है, सारी चीज़ें निकालनी है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर मिलता है तो पहला काम क्या है, ठीक है, जो रिएक्शन है उससे हमने क्या लिख लिया, रेट ऑफ रिएक्शन लिखी, तो ये हमारी रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी, दिस वन इज योर, ठीक है, इट्स अ dA/dt माइनस, मतलब इज इक्वल टू -1/2 dB/dt, देन सेम ये 1/3, देन ये क्या आ जाएगा 1/2 d/dt। अब हमें गिवन क्या था, पर्टिकुलर मोमेंट है, ये आ जाएगा, तो दिस वन इज अ
अपॉन dt इज इक्वल टू 0.4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये आपको गिवन है इसमें, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, सबसे पहला काम जो है भाई इसमें क्या निकालना था, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन है, इसको और डी वाले को क्या करोगे कंपेयर, इसको और डी वाले को कंपेयर करोगे। तो हमने ये ले लिया रेट ऑफ रिएक्शन, तो हाफ डी बाई डी टी वैल्यू पुट करो, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितनी आ गई 0.2। तो अब तुम्हारी मर्जी है, इनके साथ बाकियों को भी कंपेयर करो, नहीं तो रेट ऑफ रिएक्शन के साथ कंपेयर कर सकते हो। ओके चलो देखें, ओके चलो। अच्छा देखो, इन्होंने कहा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, तो हमने कैसा करा, वही डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू हाफ, किससे कंपेयर करा, डी वाले से, ठीक है। अब जब डी से कंपेयर करा तो ये कितना आ गया, हाफ 0.4, इसे सॉल्व करो तो ये आ जाएगा। सिमिलरली रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, तो इससे हमने कंपेयर करा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यही आपका आंसर आ गया। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी 1/c डी सी डी टी, एंड ये आ जाएगा पूरा, तो 3 इधर चला गया, बाकी वैल्यूज पुट करो, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये उसका पैटर्न है करने का। ओके ओके अच्छा देखो, अब इसमें एक पैटर्न और आ जाएगा, वैसे तो स्टार्टिंग वाला ही आ रखा है तुम पे, बट चलो ये भी इन्होंने कहा N2 + 3H2 gives 2NH3 ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 2 moles ऑफ N2 डिसअपियर इन 1 minute, ठीक है। देन फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, द वॉल्यूम ऑफ वेसल इज 1 लीटर। अब देखो यहाँ पे वही सबसे पहले तो हमने क्या लिखा, रेट ऑफ रिएक्शन लिख ली, वो तो अब आपको आगे। अब यहाँ पे इन्होंने तुम्हें दिया क्या है, देखो कैसे निकालोगे, कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन डेल्टा टी, तो टाइम इन्होंने तुम्हें 1 मिनट दे रखा है, ओके। तो 1 मिनट काफ़ी होता है, इसलिए हमने डेल्टा ले रखा है यहाँ पे। दूसरा क्या है, यहाँ पे मोल्स दे रखे हैं तुम्हें, और क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, तो कंसंट्रेशन निकल जाएगा, हमने मोलारिटी पढ़ी है क्या, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो क्या आ जाएगा, कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स माइनस साइन तो था इसमें, ठीक है। दिस वन इज हमने वही लगा दिया इसमें, जो N2O5 इसके साथ था माइनस में, तो 2/1 अपॉन, ठीक है, क्या आ जाएगा 1 मिनट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मोलारिटी यानी कंसंट्रेशन, ये इसकी वैल्यू आ गई और ये आ गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1/30 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। चलो अब देखो, ये माइनस से टेंशन मत लेना, क्योंकि माइनस माइनस अपने आप कैंसिल होकर सब जगह क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव में आ जाएंगे। अब सबसे पहले हम पे क्या आया, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना था, तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन, वही रेट ऑफ रिएक्शन को N2 वाले से कंपेयर करा, तो -1 इंटू ये, मतलब ये माइनस का साइन था, बाकी इसकी वैल्यू पुट करिए, प्लस में आ गया, देखो जो वैल्यू हम ले ही रहे थे वो पूरी हो जाएगी। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को हमने किससे कंपेयर करा, नाइट्रोजन से, तो 3 चला गया इधर, तो ये कितना था, -3 इंटू -1/30, तो माइनस जो है वो तुम्हारे पास कैसा हो जाएगा, ये लो, माइनस माइनस बिकम प्लस, तो जो माइनस माइनस का साइन है वो प्लस हो जाएगा, बाकी जो कैंसिलेबल है वो कैंसिल करो, एंड दिस वन इज योर आंसर, ठीक है। ये आ जाएगा। इसके बाद इन्होंने कहा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, तो रेट ऑफ अपीयरेंस NH3 के लिए दे रहे हैं, तो इसको इससे कंपेयर कर लिया, फिर से 2 उधर चला जाएगा, आंसर कितना आ गया, 1/15 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बट ये देखो मैंने तीनों पैटर्न कराए, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस इट्स अप टू यू, कितनी कर सकते हो, ओके चलो। ओके अच्छा देखो, अब इसके बाद न्यूमेरिकल का हमने एक पैटर्न खत्म किया, अब नेक्स्ट इसमें जो आता है दैट वन इज अ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। मैं आपको समझा रही हूँ, उसके लिए फोटो शेयर कर दूंगी, ठीक है। देन पर पहले समझो आराम से, ठीक है। अब इन्होंने कहा फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट करते हैं। तो पहली चीज़ नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कि आपका रिएक्टेंट का नेचर क्या है, ठीक है। अच्छा बुरा नेचर की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो नेचर में पहली चीज़ इन्होंने कहा, जो आपके क्या होंगे, अगर आपके जो रिएक्टेंट्स हैं वो आयनिक होंगे, आयनिक पढ़े थे ना, प्लस माइनस वाले जो पोलर होते हैं, अगर वो आपके कैसे होंगे, आयनिक होंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसी होगी, फास्ट होगी, क्लियर, ठीक है। और अगर आपके पास कैसे होंगे, वो वाले आपके जो हैं वो नॉन पोलर होंगे, यानी मतलब जिसमें चार्जेस वगैरह नहीं होते, तो उसमें कंपैरेटिवली कैसी होगी, स्लो हो जाएगी, पहली चीज। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, इट्स अ कंसंट्रेशन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन और टेम्परेचर दोनों ही पॉइंट आ जाएंगे, तो उन्होंने कहा कंसंट्रेशन, तो मोर इज द कंसंट्रेशन मोर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये आप लोग के पास एक प्रैक्टिकल भी अगर स्कूल वालों ने कराया होगा तो, ठीक है, क्योंकि सब जगह नहीं कराते, बट ये है कि क्या कहते हैं, जो कराते हैं प्रैक्टिकल्स वगैरह तो ये करवाते जरूर है, क्योंकि बहुत अच्छा सा प्रैक्टिकल है, ईजी सा है, कुछ है नहीं ऐसा इसमें, ठीक है। तो आप क्या देखते हो उसमें, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है रेट ऑफ रिएक्शन उतनी फास्ट होती है, यानी कम टाइम लगता है और रिएक्शन क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। और जैसे जैसे आप उसको क्या करते हो, डाइल्यूट करते जाते हो, तो उसमें क्या होता चला जाता है, कंसंट्रेशन कम हो रहा है, तो यानी रिएक्शन देर से होगी, यानी टाइम कैसा लगेगा, ज़्यादा।
तो मोर इज द कंसंट्रेशन, मोर इज द, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये देन नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर, ये रिपीटेड पोर्शन है, हाँ, कि पूछ लेते हैं कि भाई टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पहली बात तो ध्यान रखना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मोर इज द टेम्परेचर, मोर इज द रेट ऑफ रिएक्शन इवन इन एवरी 10 डिग्री राइज, जो दे रखा है आपके उसमें। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है आइदर इट बिकम डबल और ट्रिपल, की रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो सकती है, डबल और ट्रिपल हो जाएगी इसमें। तो वो आपके पास आ जाएगा, टेम्परेचर का इफेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर सरफेस एरिया, ठीक है, कि सरफेस एरिया, तो मतलब जितना ज्यादा एरिया होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसमें कैसा होता है, रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बात करो भाई, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जितना ज़्यादा होगा रिएक्शन कैसी होगी, उतनी ही फास्ट होगी। तो इससे क्या होता है, जितना सरफेस एरिया जितना ज़्यादा है उतनी ही आपके क्या होगा, फास्टर क्या होगी, रिएक्शन होगी। इसीलिए जो आपके पास क्या होता है, अगर कोई भी सॉल्ट है तो वो जैसे डल्ले फॉर्म होते हैं ना, सॉलिड पूरा डल्ला डल्ला दे दिया तो उसकी रिएक्शन इतनी फास्ट नहीं होगी जितना क्या होगा, वो पाउडर फॉर्म में क्या होंगे, ज़्यादा फास्ट होंगे, ठीक है। तो इसीलिए मोर इज द सरफेस एरिया, मोर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज अ कैटलिस्ट। भाई कैटलिस्ट के लिए कहानी क्या पड़ी है, कैटलिस्ट ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, कि जो कैटलिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, ऑल्टर करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, मतलब इंक्रीज करते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट जो डिक्रीज करते हैं वो नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या जाएगा, दोनों ही तरीके से इफेक्ट देते हैं। जनरली दे इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन मिलियंस और बिलियंस ऑफ टाइम, ठीक है, काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं इसमें, वो आएगा। अच्छा, अब इससे रिगार्डिंग जो कैटलिस्ट से रिगार्डिंग यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है और बोर्ड में रिपीट करा हुआ है, तो वो आपके पास क्या है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन, और दो चीजें दे रखी होंगी, एक तुम्हें दे रखा है एक्टिवेशन एनर्जी और एक हमें दिया होता है गिब्स एनर्जी। तो ध्यान रखना, जो कैटलिस्ट होते हैं दे इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोवरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, कम करते हैं। अब ये टॉपिक आएगा, बताऊंगी मैं इसको भी डिटेल में, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहे हैं कैटलिस्ट, ठीक है। एंड गिब्स एनर्जी पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता, तो नो इफेक्ट ऑन गिब्स एनर्जी, ठीक है। बात क्लियर है, इतना हो जाएगा। चलो, अब इसके बाद इन्होंने कहा जो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आएगा, दिस वन इज अ लॉ ऑफ मास एक्शन। 11th में भी पढ़ा होगा थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। दिस वन इज अ लॉ ऑफ मास एक्शन है क्या, तो अब देखो सिंपल समझो, थ्योरी में अभी दिखा दूंगी कि है क्या। इसमें हमने एक रिएक्शन ली, इट्स अ ए देन बी इट गिव्स प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन इसने कहा रेट ऑफ रिएक्शन, इट्स अ रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लैंग्वेज सुनोगे, रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जो आपके पास कैसे आएंगे, जितने भी रिएक्टेंट हैं, ठीक है, हमारे पास ए है, हमारे पास बी है, इनके कंसंट्रेशन क्या कर दिया हमने, इसका प्रोडक्ट ले लिया। ओके, चलो लैंग्वेज समझ आई, क्या बोला दोबारा सुनो। हमने कहा रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सिर्फ रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, इनके कंसंट्रेशन का जो है इनका क्या ले लिया हमने, प्रोडक्ट ले लिया। एंड द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो इनके क्या होते हैं आगे जो दे रखे हैं ना वॉल्यूम, ये दे रखा होता है कितना, ए और बी, दिस वन विल गोज इन पावर। जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये कहाँ चले जाएंगे, पावर में चले जाएंगे, ठीक है। ऑल्दो भी पढ़ेंगे कि क्या कहते हैं ये हमेशा सही हो, ये जरूरी नहीं है। अब जैसे तुम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे हमेशा वहां पे क्या आता है, कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आ जाएगा, इट्स अ के। तो हमने ले लिया ए और बी की पावर क्या आ जाएगी, इट्स अ बी, ठीक है। फिर अब यहाँ पे जो के है इसको हमने क्या बोल दिया, इट्स अ रेट कांस्टेंट। क्या आ जाएगा ये, इट्स अ रेट कांस्टेंट। बात क्लियर हो जाएगी, ये रेट कांस्टेंट है। अच्छा सुनो, रेट कांस्टेंट कहो या वेलोसिटी कांस्टेंट कहो, क्योंकि स्पीड की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कहो, एक ही बात है। क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, ठीक है। क्लियर, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज देखोगे क्या, कि व्हाट इज रेट कांस्टेंट, एक नंबर की डेफिनेशन देखो, ये तो है ही डेफिनेशन में, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो उन्होंने कहा रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, एक नंबर की डेफिनेशन सीधे सीधे, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू 1, when the concentration is equal to 1। तो अगर इनका concentration 1 हो जाएगा तो रेट कांस्टेंट किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर। अच्छा, अब इन्होंने कहा जो रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन है, तो व्हाट अबाउट रेट कांस्टेंट की यूनिट,
ठीक है, तो इट्स अ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। भाई ये याद रखना, क्योंकि इसमें से ना रेट कांस्टेंट से तुम्हें क्या मतलब डेफिनेशन तो है ही, पर इसकी यूनिट निकालने के लिए भी आती है और आनी चाहिए, क्योंकि आगे क्वेश्चन वो करेंगे। तो यूनिट कैसे निकालोगे? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज, इसका फॉर्मूला दैट वन इज अ मोल। ठीक है, क्या याद रखोगे? इट्स अ मोल 1 माइनस एन लीटर n minus 1, it's a second inverse. Mole 1 minus n liter n minus 1 second inverse. Now here n is equal to order of reaction. It's the order of reaction. जो n होता है ये order of reaction होता है। ठीक है, चलो तो इतनी चीजें क्लियर है। अब देखो इसमें ना ये चीज समझोगे कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ना, ये आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट था। मैंने कहा ना कि हम इन्होंने क्या करा, बाद में देखी बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी थी कि जो क्या, अगर हमने बोला कि जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो पावर में जा रहा है, बट इन्होंने कहा नहीं, सारी रिएक्शंस में ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। एक्सपेरिमेंटली जो थी कुछ रिएक्शंस में ये चीज़ें सही नहीं थी। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया एक रेट लॉ। ठीक है, क्या आया हमारे पास यहाँ पे? दैट वन इज अ रेट लॉ। तो रेट लॉ बेसिकली आपका क्या है? एक्सपेरिमेंटल और क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जिसने एक सिंपल सी चीज हमें क्या बोली? उन्होंने ये दिया ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमें मिला, तो उसने यही कहा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू ये प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बट ये जो पावर है ना स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये सेम भी हो सकती है और ये डिफरेंट भी हो सकती है। तो उन्होंने ए और इसकी जगह हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कुछ और ले लिया, सब पी क्यू ले लिया, आप एक्सएम ले लो, एम एन ले लो, जो आपको सही लगता है वो है। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि हो सकता है जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये सेम हो, और हो सकता है जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये कैसे हो? डिफरेंट हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने नोट करा हमारे पास क्या एक रिएक्शन थी, इट्स अ 2NO plus H2, ठीक है, then it gives 2H2, then ठीक है 2NO plus 2H2 gives N2 plus H2O। तो ये आपके पास क्या थी? इन्होंने एक रिएक्शन देखी। अब ये बैलेंस तो नहीं है, इसको बैलेंस कर सकते हो ये। तो इसके केस में जब इन्होंने देखा तो रेट अगर देखो तो रेट लॉ के हिसाब से क्या होना चाहिए था? ये NO की पावर 2 H2 की पावर 2, यही होना चाहिए था रेट लॉ के हिसाब से। बट एक्चुअल में जब इन्होंने देखा तो NO की पावर तो 2 थी, बट H2 की पावर सिर्फ कितनी थी? 1। ठीक है, ये चीज आ जाएगी, तो ये इसमें चेंज हो गया। पर कुछ रिएक्शंस ऐसी थी जो वैसी थी सेम। ठीक है, जैसे कौन सी? इन्होंने कहा H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। तो इसके केस में सेम था रेट, इसमें कोई चेंज ही नहीं था। ठीक है, दैट वन इज H2 एंड I2, ये सेम रहा। ठीक है, तो सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी। तो इसके लिए अच्छा डरना मत, क्योंकि रिएक्शन सब बहुत ज़्यादा याद नहीं कर रहे हैं, बस रेट लॉ की डेफिनेशन याद करोगे और एक आधा एग्जांपल याद रखो। और दूसरा इसमें एक कंडीशन याद रखना। ठीक है, जब भी आपको कोई रिएक्शन मिलती है जिसमें आपके पास कोई रिएक्टेंट लार्ज एक्सेस में, जैसे वाटर, ठीक है, अगर आपको वाटर किसी रिएक्शन में मिलता है तो इसका मतलब क्या? अगर वाटर मिल रहा है तो जो लार्ज एक्सेस में होते हैं हम उनको क्या करते हैं, वो उस पर कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है? डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। तो अगर किसी रिएक्शन में वाटर दे रखा है तो वाटर जो होता है वो हम कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या करते हैं? इंक्लूड नहीं करते। अभी उसके लिए हम कंडीशन पढ़ेंगे एक और। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना समझ आ गया। चलो अब इसके लिए नोट शेयर करूँ तुम्हारे साथ। ओके, अच्छा देखो, अब जितने सब समझाया था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, तो अगर जिसको नोट्स रखना है स्क्रीनशॉट ले सकता है। ये हो गए। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा इसमें। ठीक है, चलो फिर हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के लिए क्या आ जाएगा? ये लो, एक इसकी डेफिनेशन आ गई, ये जो पूरा समझ लिया, क्योंकि मेन समझने का है, बाकी थ्योरी तो आप याद करोगे। उसी के साथ हमने क्या पढ़ा? ये हो गया। उसके बाद हमने रेट लॉ पढ़ लिया, उसके एक्सप्रेशन वगैरह देख लिए एक आधा एग्जाम्पल के साथ कि आपका ये क्या है? रेट लॉ क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है विच डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व डिपेंडेंस ऑफ द रेट रिएक्शन रेट ऑन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड ये। तो हमने ये बनाया, तो ये ए और ए बी की जगह क्या है? पी क्यू आ जाएगा। ठीक है, चलो तो एक एग्जाम्पल ये आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या करा था? रेट कांस्टेंट करा था। ओके, अच्छा देखो, अब ये आ जाएगा, इसमें रेट कांस्टेंट कर दिया था हमने, इसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट का वेलोसिटी कांस्टेंट का एक ही बात है। ठीक है, और इसकी यूनिट हमने कर ली थी और कहाँ पे छोड़ा था? n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नाउ क्वेश्चन अराइजेज कि व्हाट अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है? तो बच्चा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है आपके पास? देखो इन्होंने कहा इट इज़ द सम ऑफ द पावर टू विच
द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, कि आपका जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसमें जो पावर है उनका जो सम होता है दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, इसको एग्जांपल से समझो, लेकिन लैंग्वेज याद करनी है, इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना बहुत लिमिटेड डेफिनेशन है इसमें और डायरेक्ट मिलती है, कोई बहुत ज़्यादा घुमा के नहीं मिलता है इस चैप्टर में, ठीक है। चलो, तो हमने क्या लिया, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर पी बी की पावर क्यू, रेट लॉ एक्सप्रेशन आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो इसमें क्या है, ए का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू पी, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू पी, तो ऑर्डर ऑफ बी कितना हो गया क्यू, ओवरऑल ऑर्डर कितना आ जाएगा रिएक्शन का, अच्छा पी प्लस क्यू। तो ये आपका क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है कि सम ऑफ द पावर्स, ठीक है, टू विच कंसंट्रेशन टर्म रेज्ड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये वाली पावर, इनका सम इज योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसके बेसिस पे फिर न्यूमेरिकल्स भी हैं, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालना सीखेंगे, वो सब भी कर रहे हैं। ओके, चलो, ओके। अच्छा देखो, अब हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझा। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, मैंने क्या बताया था कि जो आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसमें जो उसकी पावर होती है उनका सम इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखो इसमें क्वेश्चन तुम्हें कैसे मिलेगा, ये 2013 का क्वेश्चन है। एक एग्जांपल करेंगे, बहुत है, एक जनरल बता दूंगे इसमें कि क्या रखा है, ठीक है। तो 2013 में आपके पास आया था, उन्होंने कहा फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स पी, ठीक है, कि रिएक्टेंट ने दे दिया द रेट लॉ इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू के। तो उन्होंने आपको क्या दे रखा है, ये इक्वेशन आपको दे रखी है, ठीक है। चलो, तो हमने सबसे पहले तो ये लिख लिया आर इज इक्वल टू के, नाउ ए की पावर हाफ एंड इसमें बी की पावर 2, ठीक है। तो आपको करना क्या, आप देखो इसमें सिंपल सी बात है, वैसे तो उन्होंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है, बट अगर कोई पूछ ले भैया ऑर्डर ऑफ ए क्या है, ठीक है, तो देखो ए की पावर कितनी है, हाफ, तो यानी ऑर्डर ऑफ ए, अगर हम ए की बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ ए इज हाफ। अच्छा, व्हाट अबाउट बी, तो ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2, ठीक है, इसका 2। अब ओवरऑल ऑर्डर यानी जो पूरी रिएक्शन है उसका कितना आ रहा है, तो दैट वन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आपकी रिएक्शन का कितना आएगा। तो हमने क्या पढ़ा था, इट्स अ पी प्लस क्यू, ये दोनों का था, तो इन दोनों को हाँ ये कर दो, ठीक है। नाउ टेक एलसीएम एंड इसमें ये, तो इतना तो टोटल कितना आ गया, इट्स अ 5/2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और हमें पता है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो आपकी कैसी होती है, फ्रैक्शंस में भी आ जाती है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। सिमिलरली आपको कोई भी, ये तो हमारा बोर्ड का क्वेश्चन था, सपोज एक और है, ये फर्स्ट क्वेश्चन ये था। अब एक इसी टाइप से है कि जहाँ पे आपको इन्होंने क्या कर दिया, रेट दे रखा है, ठीक है, और ए की पावर इन्होंने क्या कर दिया तुम्हें, दैट वन इज अ हाफ, और बी की पावर इन्होंने कितनी दे दी, 3/2, ठीक है, ये दे रखा है। तो फिर से वही सेम, इट्स द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू हाफ, देन ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 3/2। इनके अलग अलग ऑर्डर, कभी कभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, पूछते हैं कि भाई क्या होगा इसमें, ठीक है, ये करा। तो जो आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, इट्स अ हाफ, देन इट्स अ 3/2। तो एलसीएम अगर आप लेते हो तो ये कितना आ जाएगा, 1 + 3 इट्स अ 4, ठीक है, एंड 4 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। तो यानी इसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इसमें एक पैटर्न हो जाएगा। होप सो इतनी चीज क्लियर है, आराम से हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगर याद हो, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, दैट वन इज योर रेट कांस्टेंट, ठीक है। क्या पढ़ा था, रेट कांस्टेंट कुछ ऐसा था, दैट वन इज योर कि जो भी हमारे पास क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, देन हमने कुछ भी ले लिया ए की पावर बी एंड पी की पावर क्यू। तो हेयर जो ये आपका के है, इसको हमने क्या कहा था, इट्स अ रेट कांस्टेंट, आइदर इट्स अ वेलोसिटी कांस्टेंट, आइदर इट्स अ, ठीक है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। अब इसमें क्या डेफिनेशन तो पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी कि ये इसके इक्वल होगा अगर इनका कंसंट्रेशन 1 होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है वो अलग अलग ऑर्डर के लिए कैसी होती है, अलग अलग होती है ना। तो अब तुम्हें सिंपल इसके लिए अगर यूनिट का कुछ याद आ रहा हो तो हम लोगों ने क्या करा था, दैट वन इज अ यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू, ठीक है। इसके लिए ना जनरल फॉर्मूला रखना, क्योंकि इससे जो है ना तुम्हारे पास क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो 1 - n लीटर n-1 इट्स अ सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या करना है आपको, जैसे फॉर फर्स्ट ऑर्डर अगर मैं तुमसे कहूँ कि भैया हमें के की यूनिट पता होनी चाहिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए कितनी होगी, तो भाई निकालो के की यूनिट, सिंपल। ऑर्डर यहाँ पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो अब आपको क्या पता चल गया कि n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर में आपका n कितना हो जाएगा, 1, तो 1 - 1 लीटर 1 - 1 इट्स अ सेकंड इनवर्स। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया लीटर वाला,
ठीक है। देन तो आपके पास बचेगा कितना इसका आंसर, दैट वन इज द सेकंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए तुम्हारे पास ये होगी। इसी टाइप से सेकंड ऑर्डर के लिए निकाल लो, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर के लिए कितनी आ जाएगी, दैट वन इज अ फॉर सेकंड ऑर्डर। अगर हम सेकंड ऑर्डर के लिए कर रहे हैं तो यानी n कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो था इसमें फॉर्मूले में लगा इट्स 2, देन लीटर 2 - 1 इट्स अ सेकंड इनवर्स। तो क्या आ गया, इट्स अ मोल -1 लीटर सेकंड इनवर्स। तो ये इसकी यूनिट आ जाएगी। कई जगह उसके लिए क्या लिखा हुआ होता है, इट्स अ लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो एक ही बात है, उन्होंने उसको नॉर्मल उसमें करा है ना। तो ये है। इसी टाइप से थर्ड ऑर्डर के लिए निकाल लोगे, जीरो ऑर्डर के लिए निकाल लोगे। यहाँ पे जीरो ऑर्डर भी होती है रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर कब होगी रिएक्शन, व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। जब वो कंसंट्रेशन से सब्सटेंस के अगर इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो वो उस समय क्या हो जाएगी, जीरो ऑर्डर होगी। और कोई भी रिएक्टेंट्स मतलब जो भी आपके रेट ऑफ रिएक्शन है वो अगर किसी रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती तो वो ज़्यादातर तब केस बनता है जब वो कैसे होते हैं, लार्ज एक्सेस में प्रेजेंट होंगे, तब मतलब एक्सेस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। इसी टाइप से आप थर्ड ऑर्डर जीरो ऑर्डर के लिए निकाल सकते हो। अब जो तुम पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, या आया हुआ भी है वैसे भी, तो वो तुमसे क्या करते हैं, ऐसे बोल देंगे, क्या कहते हैं 5/2 के लिए निकालो, ठीक है, 3/2 के लिए निकालो, उसकी के की यूनिट निकालो। तो कुछ नहीं करना है, बस ये फॉर्मूला ध्यान रखो, वैल्यू पुट करो, और होप सो एलसीएम वगैरह सबको आते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो जाएगा। अब इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस कि कौन कौन से इसमें पैटर्न है। ओके ओके अच्छा देखो, अब हमने करा इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल देखें, ठीक है। इसमें क्या दे दिया इन्होंने, कहा अ रिएक्शन इज, ये टाइप है, पैटर्न बोर्ड का आए हुए हैं, तो एक एक पैटर्न में करा रही हूँ ताकि प्रैक्टिस कर पाओ, और नहीं तो एटलीस्ट इतने इतने पैटर्न देख लोगे तो एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ आएगा तो कर लोगे, ठीक है। अ रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट, ठीक है। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज फर्स्ट ऑफ ऑल डबल्ड एंड सेकेंड इज रिड्यूस टू हाफ, ठीक है। तो भाई इन्होंने क्या दे दिया, तुम्हें दे दिया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितना है, सेकंड ऑर्डर। तो हमने क्या लिखा, रेट इज इक्वल टू के देन ए की पावर 2, ठीक है। अब इन्होंने पहली चीज़ हमें क्या बोली है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी डबल्ड, ठीक है। अगर वो डबल करा है तब, अच्छा मर्जी है तुम्हारी, अगर हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, लेट ए इज इक्वल टू ए, मतलब जो कंसंट्रेशन दे रखा है उसे कैपिटल ए लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो वैसे ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो डायरेक्ट ए को ए ही लिख सकते हैं। तो ये रेट किसके इक्वल हो जाएगा, डबल हो रहा था तो के इज इक्वल टू 2a क्या पावर 2, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन थी, तो आंसर कितना है 4a²। इसका मतलब क्या है कि जो आपका ये जब हमारे पास कंसंट्रेशन डबल होगा रिएक्टेंट का तो रेट बिकम 4 टाइम्स, कि रेट कितना हो जाएगा 4 टाइम हो जाएगा। एंड वही चीज़ है कि अब इन्होंने क्या बोल दिया कि अगर जो है रेट बिकम 1/4 टाइम्स, कब, सेकेंड कंडीशन में रिड्यूस टू हाफ। अगर रिड्यूस टू हाफ है तो हमने क्या ले लिया इसमें के 1/2a और इसकी क्या आ जाएगी पावर 2, तो रेट कितना आ जाएगा, इट्स 1/4a²। यानी जब हमारे पास कंसंट्रेशन क्या होगा, हाफ रिड्यूस हो रहा है तो रेट बिकम्स 1/4 टाइम्स, ठीक है। तो अब ये मर्जी है कि तुम यहाँ पे a इज इक्वल टू ए लो, नहीं तो इसे कैपिटल ए ही रहने देना, ठीक है। चलो, तो एक ही तुम्हारे पास बोर्ड का पैटर्न है। अब इसी में ही जो है एक हमारे पास और आ जाएगा, और ये भी वही सेकेंड पैटर्न है इसका, और इम्पॉर्टेंट है, हाँ, ठीक है। फॉर द रिएक्शन ए गिव्स बी, ठीक है, द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 27 टाइम्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो लेट रेट, ठीक है, आर इज इक्वल टू के ए की पावर एन। हमने पहली इक्वेशन बना ली रेट लॉ के हिसाब से। भैया एन क्यों लिया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एन है तो उसको एन ही ले लिया, ठीक है। बाकी मर्जी है, कई लोग एक्स भी लेते हैं, वो मर्जी है, पी क्यू आर कुछ भी लो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। इसने कहा अगर तुम्हारे पास रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 3 टाइम्स बढ़ेगा, 3 टाइम्स हो रहा है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है 27 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। वही दे रखा था ना, द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 27 टाइम्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज 3 टाइम्स। तो हमने क्या ले लिया 27r इज इक्वल टू के 3a की पावर n, इसको इक्वेशन 2 ले लिया। अब इसके बाद चाहे तुम इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 करो या 1 डिवाइडेड बाय 2 करो, ठीक है, आंसर सेम आएगा। तो हमने 2 डिवाइडेड बाय 1 करा तो 27r अपॉन आर देन के 3a की पावर n एंड के a की पावर n, के से के कैंसिल, ठीक है, a से a कैंसिल, r से r कैंसिल, तो बचा क्या 27, ठीक है, इज इक्वल टू 3 की पावर n। ये क्या था, मैंने 27 को ही डायरेक्ट क्या लिख लिया 3 की पावर 3 लिख लिया, तो है तो 27 ही, और ये 3 की पावर n। हमने क्या पढ़ा है, जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है इक्वल टू,
ठीक है। तो ये कितना था 3, तो n इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब है कि आपके पास क्या आ जाएगा, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितना हो जाएगा 3। ठीक है। तो दोनों पैटर्न है इम्पॉर्टेंट है, इसे देख सकते हो। और इसी के जैसा एक ये क्वेश्चन है, इसको भी जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो हाफ आ रहा है, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करोगे। ओके चलो, अच्छा देखो, अब 2 पैटर्न हमने कर लिया, अब उसी में एक तीसरा पैटर्न भी है, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी बड़े होते हैं बट एक समझ आ गया तो पैटर्न लगभग सेम है। तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन है तुम्हारे में, जिसमें से 2 तो बोर्ड में रिपीट हो रखे हैं, ठीक है। तीसरा वाला थोड़ा चेंज है बट है इंपॉर्टेंट। ओके चलो, अब इसमें उन्होंने क्या दिया, तीनों टाइप कर रहे हैं। द फॉलोइंग डेटा वुड ऑब्टेन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन 2NO + Br टू गिव्स 2NO Br, ठीक है। अब देखो इसमें हमें क्या दे रखा है, एक्सपेरिमेंट्स दे रखे हैं, देन NO की वैल्यू दे रखी है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट, Br2 की दे रखी है, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब इनिशियल रेट दे रखा है, एंड डिटरमाइन क्या करना है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO, ठीक है। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO एंड Br2, सेकंड इज रेट लॉ एंड थर्ड वन इज योर रेट कांस्टेंट, ठीक है। ये चीजें जो है वो हमें क्या करनी है, इसमें से कैलकुलेट करनी है। ओके चलो, अब इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिलेगा तुम्हारा पहला काम क्या है, इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो, ठीक है। ये मिल रखा है हमें, बट भी कंफ्यूज मत होना कि तुम्हारे पास क्या दे दिया इन्होंने, दैट वन इज अ रेट ऑफ रिएक्शन है, इट्स अ K NO की पावर P एंड Br2 की पावर Q। मैं 2 और 1 नहीं लिख रही हूँ क्योंकि ये तो हमने क्या था, लॉ ऑफ मास एक्शन है। रेट लॉ ने क्या कहा था कि हो सकता है ये सेम हो सकता है डिफरेंट हो। तो डिफरेंट कैसे पता चलेगा, इन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो वैल्यूज दे रखी हैं इनसे निकालोगे तब, ठीक है। चलो, तो अब जरा इनमें देखिए, इस वाले रेट लॉ में सारी जितने भी एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज है पुट करो, फिर आगे निकालो। अब ये हमने कर लिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले वाले में देखो इसमें इक्वेशन कितने हैं, रेट लॉ 1.3 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू K, देन इट्स अ 0.10 Q, इट्स अ P, देन 0.10 Q, मेक इट इक्वेशन 1, ठीक है। फिर इसी टाइप से सेकंड वाला देखो, 5.2 इंटू 10⁻⁻6 K, 0.20 P एंड 0.10 Q, मेक इट इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 बन गई। अब तीसरी देखो, इसमें दैट वन इज कितना बन रहा है, 1.56 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू K, 2 पॉइंट इतना, ठीक है, इट्स अ P एंड 0.30 इट्स अ Q, मेक इट इक्वेशन 3। तो हमने ये कर लिया, इट्स अ 1 2 एंड 3। अब देखो, जब भी अगर थोड़ा सा आइडिया हो, पहले मैथ्स में कुछ पढ़ा है बट नहीं भी है तब भी नॉर्मल, कि अगर हमें क्या करना है, देखो P की वैल्यू अगर निकालनी है तो आपको ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें Q सेम हो, ठीक है। P की वैल्यू अगर निकालनी है तो Q जिसमें सेम हो वो लेके चलोगे, ठीक है। चलो, तो अब हमने क्या करना है, देखो हम इसमें से क्या कर रहे हैं, P निकाल रहे हैं, तो Q देखो 1 और 2 में क्या सेम, तो बस इक्वेशन को डिवाइड करो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, बस देखो इसमें कितना आ रहा है, इट्स 1.3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 5.2 इंटू 10⁻⁻6, ये लो, ठीक है, इज इक्वल टू K, देन 0.10 का P, 0.10 का Q अपॉन K, 0.20 एंड 0.10 का Q। अब देखो ये तो पूरा सेम है, कैंसिल, K से K कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, जो कैंसिलेबल है उसे काट दो, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया इसमें से। अब अगर हम इसको हटा दें, ठीक है, तो 13 4 जा 52, होप सो थोड़ा बहुत टेबल आते हो, तो 13 4 जा 52, यहाँ से हटाओ, ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, कितना बचेगा 1/2 की पावर T, और यहाँ पे कितना आ रहा है 1/4, ठीक है। अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, इक्वल टू में आ जाती है। तो इसका बेस कैसे सेम करोगे, बेस को 1/2 की पावर कितना कर लो 2, और ये कितना आ जाएगा ये। तो इसका मतलब क्या है, देखो बेस सेम कर दिया तो P की पावर कितनी आ गई, दिस वन इज 2। तो आपका P की वैल्यू 2 है, इसका मतलब जो यहाँ दे रखी थी वही आपकी कैसी है, सही वैल्यू है, ठीक है, मतलब वही एक्सपेरिमेंट में। अब हम किसकी बारी है, Q निकालेंगे। अच्छा, अब जब तुम्हें Q निकालना है, ठीक है, तो Q निकालने का मतलब क्या होगा, देखो ये लो, यहाँ से हम अपना रास्ता ऐसे करते हैं, चलो डैश 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 डैश, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, अब Q निकालना है, तो Q के लिए अब क्या करोगे, जिसमें P सेम हो, तो P हमें कहाँ दिख रहा है, देखो ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन में, देखो एक्सपेरिमेंट सेकंड और थर्ड में क्या है तुम्हारे पास, दैट वन इज अ P सेम है, तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, Q निकल जाएगा। चलो निकालो जरा इसमें।
अब क्या करोगे इसमें, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3। देखो 2/3 या 3/2, बच्चे कंफ्यूज होते हैं मैम कैसे पता चलेगा किसको डिवाइड करना है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, क्या कर सकते हो उसमें, 2 से 3 को करो या 3 से 2 को करो, आंसर वही आएगा, सेम पैटर्न सही होना चाहिए बस। ठीक है, तो हमने ये ले लिया, इट्स अ 5.2 into 10 raised to power minus 6, then 1.56 into 10 raised to power minus 5 is equal to k 0.20 p 0.10 q upon 0.20 p and 0.30 q। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसमें से क्या कैंसिल हो रहा है, k से k कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये हटाओ तो 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना आएगा 1/3 की पावर q। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये ऊपर जाएगा, इसमें से डेसिमल हटाओ तो यहाँ क्या बढ़ रहा है 10। तो जब इसको सॉल्व करोगे 52 और 156, ठीक है, तो ऊपर ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -5 और ये भी ऊपर कितना है 10 की पावर -5, तो दिस टू दिस कैंसिल। और 52 देखो अगर इसको कैलकुलेट करो तो 50 दिया 150, मतलब 50 इंटू 3 150 और 2 इंटू 3 6, तो यानी ये सीधा सीधा किससे कट रहा है, ये लो 3 टाइम्स कट जाएगा, ये 1 टाइम, तो कितना आ गया 1/3 एंड दिस वन इज अ q। ठीक है, तो q इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हमारे पास q कितना आ गया 1 आ गया। अब देखो ये ठीक है, तुमने q भी निकाल लिया, p भी निकाल लिया, सारी चीजें हो गई। अब तुम्हारा काम क्या है, इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है, देखो इसकी वैल्यू है 3 नंबर के लिए। अब इन्होंने जो पहला क्वेश्चन तुमसे पूछा था, इसका आंसर कितना आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या पूछा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO एंड BR2, NO और BR2 की रिस्पेक्ट में क्या करोगे, इसका ऑर्डर बता रहे हो। ठीक है, तो हमने क्या करा इसमें, चलो ठीक है, इट्स अ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K NO की पावर 2 एंड BR2 की पावर 1। तो 1 लिखो ना लिखो चल जाएगा। तो इसका मतलब इसने पूछा क्या था, ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू 2। ठीक है, यानी NO की अगर बात करें, A मतलब पहला वाला, तो ऑर्डर ऑफ NO ठीक है इज 2, देन ऑर्डर ऑफ BR2 इज इक्वल टू 1। तो वैसे तो इसमें तुमसे वही पूछा है कि विद रिस्पेक्ट टू NO एंड BR2, तो ये हमने क्या करा बता दिया विद रिस्पेक्ट। ओके चलो, अब अगर इसमें ओवरऑल पूछ लें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, तो इट्स अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, 2 + 1 इट्स अ 3, कितना आ जाएगा, इट्स अ 2 + 1 इज इक्वल टू 3। पहला पोर्शन डन। अब इसके बाद इन्होंने कहा रेट लॉ, तो ये हमारा जो ऊपर वाला था यही पार्ट आ जाएगा रेट लॉ। तो फर्स्ट और सेकंड यही निकल गया तुम्हारे पास, तो सेकंड पार्ट हमने पहले लिख लिया, ये लो, फर्स्ट पार्ट हमने बाद में कर दिया, इट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और जो थर्ड हमारे पास आ रहा है, इन्होंने क्या बोला, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, यानी तुम्हें के निकालना है। ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम के फर्स्ट इक्वेशन से निकालो, सेकंड एक्सपेरिमेंट से निकालो या थर्ड एक्सपेरिमेंट से निकालो, किसी से भी निकालोगे आराम से निकल जाएगा। तो हमने क्या लिखा, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1, ठीक है, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से निकाल रहे हैं। अब देखो इसमें क्या दे रखा है तुम्हें, 1.3 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू के, और 0.10 की पावर 2 एंड 0.10 की पावर 1, यही था। अब जरा इसको कैलकुलेट करना शुरू करो। ठीक है, यहाँ से हमारे पास के, ये कहाँ चले जाएंगे नीचे, ठीक है, 10, 0.10 0.10 0.10, मैंने इसको खोल दिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये हटाओ, 1 2 और ये 3। ठीक है, तो टोटल कितने चले गए ऊपर, 10 की पावर 6, और चाहो तो इसको ना बजाय इतना इतना लेने की 0.1 ही ले लो सीधे सीधे। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल और फिर ये बच के कितना आएंगे 1000, तो 1.3 इंटू 10⁻³ इट्स अ के। तो जो तुम्हारा के आ रहा है वो कितना आ जाएगा, ठीक है, इससे ये कैंसिल और जो 1000 बनेगा ये ऊपर आके इतना आ जाएगा, तो 1.3 इंटू 10⁻³ अब यहाँ पे देखो यूनिट मैंने निकालनी सिखाई है थर्ड ऑर्डर के लिए भी, मतलब सारे उसके लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, थर्ड ऑर्डर है तो थर्ड ऑर्डर के लिए लगाओ फॉर्मूला, मोल 1 - n लीटर n-1 एंड सेकंड इनवर्स। तो क्या आ जाएगी, इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी मोल
-2 लीटर का स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। बट यहाँ पे शायद मिनट में है, तो ये जो यूनिट जाएगी इस चीज़ का ध्यान रखना कि उन्होंने किस में दे रखी है, तो उसी के हिसाब से इट्स अ मिनट इनवर्स। और जो के की वैल्यू भी लिखोगे उसका भी ध्यान रखना, क्योंकि यूनिट्स गलत लिखने के मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, चलो तो नोट डाउन दिस। ओके चलो, अच्छा देखो अब इसी में जरा सेकंड पैटर्न देखें। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, 2019 में ये रिपीट हो ये आ रखा है, ये एक और बार भी रिपीट हुआ है। ठीक है, चलो अब इन्होंने कहा फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, तो मार्क्स दे रखे हैं, वही चीज़ टेबल वाली, बस पैटर्न बता रही हूँ। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, टेबल विच ट्रीट अ रिएक्शंस ऑफ अ कंपाउंड ए विद रिस्पेक्ट, ठीक है, ए विद द कंपाउंड बी, ठीक है, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल विच ट्रीट्स अ रिएक्शन ऑफ अ कंपाउंड ए विद अ कंपाउंड बी दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। यानी ए आपका क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, बी कितना है, जीरो ऑर्डर है। और बाकी इन्होंने क्या करी, पूरी वैल्यूज़ दे रखी हैं और बीच बीच में क्या थे, एक्सपेरिमेंट डैश दे रखा है। 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इसके केस में इन्होंने क्या किया, सबसे पहला काम ही वही है। अब देखो पहले वाले में ना तुम्हें पूरी वैल्यू दे रखी है सब में, तो जब पहले वाले में सब कंसंट्रेशन दे रखा है, इनिशियल रेट दे रखा है, तो यहाँ से क्या करो, रेट कांस्टेंट निकल जाएगा के। ठीक है, तो चलो हम पहले इसका एक्सप्रेशन लिखोगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमने एक्सप्रेशन लिखा, रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर 1 बी की पावर 0। अच्छा, किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 होती है तो उसको हम क्या लिखते हैं, 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू के, और ये आ जाएगा ए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करा, पहले एक्सपेरिमेंट में देखो रेट हमें दे रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, 2.0 × 10⁻², फिर के निकल जाएगा, और पहले वाले का देखो ये कंसंट्रेशन कितना है, 0.1, तो बस इसमें से 0.1 नीचे चला गया, डेसिमल से डेसिमल हटा, बाकी इसको शिफ्ट कर लो इधर, तो कितना आ गया, के इज इक्वल टू 0.2 मिनट इनवर्स। ओके, अब इसी का देखो नेक्स्ट, चलो अच्छा देखो अब ये आ जाएगा इसमें। इसके बाद इन्होंने कहा एक्सपेरिमेंट सेकंड है, तो एक्सपेरिमेंट सेकंड में क्या आ रहा है तुम्हारे पास, दिस वन इज हमें ये दे रखा है रेट ऑफ रिएक्शन, ये और कंसंट्रेशन निकालना है ए के लिए, तो बस हमने इसमें के की वैल्यू रखी, ये रखा के, ये नीचे चला जाएगा, इससे कैंसिल करो इसको, तो आंसर कितना आ जाएगा, ए का कंसंट्रेशन ये, और यूनिट कितनी है, मोल पर लीटर। इसी टाइप से एक्सपेरिमेंट 3 में आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। ठीक है भैया, हमें क्या दे रखा है, के हमें पता है, ए की वैल्यू दे रखी है 0.4, वैल्यूज पुट करो, यू विल गेट योर आंसर, आंसर मिल जाएगा। और यूनिट क्या आ जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन की, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। एंड लास्ट एक्सपेरिमेंट 4 में आपको निकालना ही क्या है, फिर से ए का कंसंट्रेशन निकालना है, तो फिर वही भैया ये लिखो रेट ऑफ रिएक्शन, इसका ये आ गया, ए का कंसंट्रेशन निकालना है, ये वाली वैल्यू नीचे चली जाएगी, इसे सॉल्व करो, एंड इससे काटा इतना 10 आया, और ये इतना था 10 की पावर -2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.1 मोल पर लीटर। ठीक है, चलो तो ये तो इसका पैटर्न है। अब इसमें ना एक पैटर्न और भी है थोड़ा सा, लेकिन उसमें यह है कि वैल्यूज़, अभी तक तो हमने ये देखा कि वैल्यू कैसी चल रही थी, सेम पहले वाले में, ये एक पैटर्न है, इसके अलावा एक और पैटर्न है इसमें, फिर ये ख़त्म है पैटर्न में। ओके चलो, अब देखो हमने 2 पैटर्न तो कर लिया अच्छे से, अभी एक पैटर्न और है, ये थोड़ा सा चेंज है। अगर पेपर इन केस टफ बनता है, चांसेस कम है, अच्छा आएगा पेपर तुम लोगों का, बट यह है कि अगर वो होता है तब ये थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि इसमें लॉग वगैरह लग जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा इन रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी द इनिशियल रेट ऑफ अ रिएक्शन वाज मेजर्ड फॉर डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी एज गिवन बिलो। तो उन्होंने ए के कंसंट्रेशन दे दिया अलग अलग, बी के दे दिया अलग अलग, ठीक है, एंड इनिशियल रेट दे दिया ये आपको तीनों। ठीक है, देन अब देखो इस फॉर्म में ही मिला हुआ है क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। तो पहली कहानी तो वही है भाई, इसमें क्या निकालो, कि R0 दे रखा है, तो हम यहाँ पे इसको वैसे ही लेंगे। हाँ ठीक है, तो हमने क्या करा, रेट लॉ बी R0 इज इक्वल टू के, ठीक है, ए की पावर पी बी की पावर क्यू, हमने ये बना दिया। इसके साथ और क्या आ जाएगा, देखो इसकी वैल्यूज़ रखी हमने, पहले वाले के साथ ये, दूसरे के साथ ये, और तीनों की क्या करी, इक्वेशन बना ली। अब देखो इसमें से अगर देखा जाए तो ये दो तो सेम है, यानी क्यू निकल जाएगा, बट पी निकालने के लिए क्यू सेम है ही नहीं, तीनों अलग अलग वैल्यूज़ हैं। कोई बात नहीं, लॉग से सॉल्व करेंगे, परेशान मत हो। ठीक है, अब देखो हमने क्या करा, पहले वाले में तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 कर लिया ताकि क्यू की वैल्यू मिल जाए, तो ये हमने कैंसिल करा, देखो ये तो सारा ही कट गया, सेम ही था पूरा, के से के भी कट गया, इससे ये भी कट गया, तो कितना बचा 3 की पावर क्यू, बट यहाँ पे कितना आ रहा है 1, वैल्यूज़ जो हैं वो पावर सेम नहीं है, तो यहाँ पे क्यू कितना आ जाएगा आपका, क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्यू 0 हो जाएगा।
इसके बाद हमने क्या करा, नेक्स्ट वाले के लिए इक्वेशन 3/2। अच्छा 3/2 है, लेकिन यहाँ पे देखो 3 और 2 में वैल्यू सेम नहीं है, हाँ ठीक है, तो तब भी हमने कर लिया। चलो ये रखा पूरी वैल्यू इतना, यहाँ पे के इतना, के से के कैंसिल हो गया। अब देखो ये हमने रखी तो है यहाँ पे क्यू की वैल्यू, लेकिन अभी अभी हमने क्या निकाला, क्यू इज इक्वल टू 0, तो इसकी जगह 0 रख दो, ख़त्म। किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 है तो वो 1 के इक्वल हो जाती है। इसे कैंसिल करो तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर p। इसे सॉल्व करो, ये ऊपर चला जाएगा 10 की पावर 5, ये -4 तो ये बचा 10, 143 50 ये। अब इसे अगर सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स इतना आ रहा है 2.821 इज इक्वल टू ये। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड, इनकी लॉग लेंगे दोनों साइड, ठीक है। तो हमने लॉग ले लिया इतना, तो ये जो पावर होता है फ्रंट में आ जाता है, तो p log 2, ठीक है। तो अब बाद में क्या करा हमने, log 2 नीचे, ये भी इसके साथ, ये दोनों के दोनों पूरा चला गया ये एज इट इज़ ना। देखो खाली log उधर जाता है तो एंटी log होता है, लेकिन हमने पूरा log 2 ले गए, फिर इनकी वैल्यूज़ पुट करी, ठीक है, इतना, और ये आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, p आपके पास अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करके कितना आएगा, 1.5, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास इसकी वैल्यू है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम बात करें इसमें ऑर्डर ऑफ ए, तो ऑर्डर ऑफ ए कितना हो जाएगा, यानी p की वैल्यू कितनी है 1.5 और q की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। तो उसके हिसाब से करोगे, ठीक है। तो ये आ गया रेट तुम्हारा k इज इक्वल टू ए और ये 1.5, इसका है 0, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 1.5, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसमें पैटर्न आ जाएगा, ठीक है। चलो अब इसमें नेक्स्ट थोड़ा थ्योरी वाला पोर्शन है, उसे समझें, फिर नोट्स में ऐसे ही शेयर कर दूंगी आपके साथ। ओके चलो, अच्छा अब देखो हमने न्यूमेरिकल पैटर्न एक ख़त्म करा। अब इसके बाद जो है ना, नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसमें हमारे पास मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन, क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। अच्छा देखो मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। कौन सी, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज किसी भी रिएक्शन में जो कोलाइड कर रही है, और रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज विच साइमल्टेनियसली कोलाइड टू ब्रिंग आउट चेंजेस, कि आपके रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में। ओके अब इसमें इन्होंने कहा डिपेंड करता है कैसे, जैसे अगर हमने एक रिएक्शन ली H2O2, अब ये डिकम्पोज हो गई, इसने हमें ये दे दिया इट्स अ हाफ O2, तो इसके केस में देखो रिएक्टिंग स्पीशीज कितनी है, खाली एक, ठीक है। इसका मतलब है ये आपका नेचर में कैसा होगा, यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है, पहला एग्जांपल है। तो ये नेचर में कैसा होगा, यूनिमॉलिक्यूलर। अब इसी टाइप से अगर हमने ऐसा कुछ ले लिया, दैट वन इज अ NO प्लस, ठीक है, O3, देन इट गिव्स NO2 प्लस O2। तो इसमें क्या देखो, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज कितनी है, 2, ठीक है। तो इसका मतलब है ये आपके पास नेचर में कैसा हो जाएगा, बायमॉलिक्यूलर। तो कितने भी जो आपके नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज है, वही उसकी क्या होगी, मॉलिक्यूलैरिटी होगी, ठीक है, डन। अब इसमें जो तुम पे क्वेश्चन बनता है बोर्ड में 2 मार्क्स का, सीधा सीधा, दैट वन इज डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसके केस में कंडीशन क्या बन रही है वजह, दैट वन इज डिफरेंस लिख सकते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन, ठीक है, और मॉलिक्यूलैरिटी की डेफिनेशन आ जाएगी। देन दूसरी चीज़ क्या कहोगे इसमें, क्योंकि हम दोनों पढ़ चुके हैं अलग अलग। देन जो आपका मॉलिक्यूलैरिटी होती है वो आपकी कैसी होती है, हमेशा प्लस में होती है, फ्रैक्शंस में नहीं हो सकती, और जीरो ऑर्डर नहीं हो सकती, जबकि आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शंस में भी हो सकता है और किस में हो सकता है, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी पॉसिबल है ना। तो वो आप क्या कर सकते हो, इसको डिफरेंस में क्या करोगे, लिख सकते हो। दूसरा आपके पास जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका कैसा है, एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है पूरा, ठीक है। तो ये आप करोगे। देन नेक्स्ट हमारे पास इसमें एक डेफिनेशन और है, दैट वन इज अ एलिमेंट्री रिएक्शन, कि आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होती है। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस कौन सी होती हैं, विच टेक्स प्लेस इन अ सिंगल स्टेप, जो एक ही स्टेप में जो है कंप्लीट हो जाती हैं। जो भी रिएक्शन एक ही सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी, एलिमेंट्री रिएक्शंस आती हैं, ठीक है, हो जाएगा इतना। अच्छा अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें आपके पास एक रीजनिंग का क्वेश्चन भी है, वो क्या बनता है, दैट वन इज व्हाई इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिएक्शन विद हाई मॉलिक्यूलैरिटी आर रेयर। 3 से ज़्यादा होगी है, जो हाई मॉलिक्यूलैरिटी वाले होते हैं वो थोड़ा सा रेयर होती है, क्यों, तो उसका रीज़न क्या आ जाएगा, ड्यू टू द, क्या आ जाएगा, जो इनकी प्रोबेबिलिटी होती है आपस में कोलाइड करने की, वो कैसे हो जाती है, कम। अब जैसे सपोज आप 2 जने आपस में गेंद पास कर रहे हो, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, लेकिन अगर वहीं 3 हो जाए
तो एक के पास आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, तो एक ही बॉल है, तो एक जने पे आने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, मैं ही फेंक रही हूँ जैसे, तो वो कैसी हो जाती है, कम। तो इस वजह से जो हाई मॉलिक्यूलैरिटी वाली रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, ऑर्डर वाली, वो कैसी होती है, रेयर होती हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, रीजनिंग का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है, दिस वन इज अ स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, ये तुम पे स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन करके भी आ सकता है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करके भी आ सकता है। तो वो क्या होता है, तो स्यूडो मीन्स फॉल्स, ठीक है। तो ध्यान रखना, वो रिएक्शंस जो हमें दिखती कैसी हैं, हायर, जिनकी मॉलिक्यूलैरिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हम क्या सोचते हैं भाई ऑर्डर भी ज़्यादा होना चाहिए, तो जो दिखती हायर ऑर्डर की हैं लेकिन वो एक्चुअल में होती कैसी हैं, कम ऑर्डर की होती हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस बोला जाता है। या फिर आप ये कहो हाई मॉलिक्यूलैरिटी की दिखती है लेकिन उनका ऑर्डर कैसा होता है, कंपैरेटिवली कम होता है। अच्छा, ये कब होता है ऐसा जनरली, तो वो तब होता है जब आपका रिएक्टेंट जो होता है वो कैसा होता है, लार्ज एक्सेस में प्रेजेंट होता है, तो उस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाएगा, अच्छा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है, सुक्रोज है, माल्टोज वगैरह है। तो जहाँ हाइड्रोलिसिस की बात हो रही है तो पानी, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो पानी पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जनरली वो क्या करता है, लार्ज एक्सेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो भी चीज़ लार्ज एक्सेस में प्रेजेंट है, रिएक्टेंट अगर प्रेजेंट होगा तो उस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। और यही क्वेश्चन आपके पास 2 साल से जो है रिपीट हो रहा है, लास्ट ईयर भी आया था, उससे पहले भी ये पूछा है उन्होंने, ठीक है। तो बच्चों ने क्या करा एग्जाम में, उसमें ना स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन लिखी है, नहीं, उन्होंने स्यूडो ऑर्डर पूछा ही नहीं है, उन्होंने आपसे कंडीशन पूछी है, ठीक है। तो वो थोड़ा अच्छे से करोगे। और बाकी इसका एग्जाम्पल भाई हमने इतना तो वो कर लिया, हमने क्या लिया, सुक्रोज C12H22O11, ठीक है। इसके साथ क्या करो, दैट वन इज योर H2O डाला, then it become ये C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसके केस में जो रेट होगा ना वैसे, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, इस पे C12H22O11, वाटर जो है वो लार्ज एक्सेस में प्रेजेंट है तो इस पे डिपेंड नहीं करेगा। इसीलिए देखो ये दिख कैसी नहीं है, देखो सेकेंड ऑर्डर की दिख रही है, मॉलिक्यूलैरिटी भी 2 है, लेकिन इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो एक्चुअल में कितना होता है, 1। तो ये स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन है या फिर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। हो जाएगा इतना। चलो अब जरा इसके नोट्स तुम्हें शेयर करें, स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, ठीक है। चलो अच्छा देखो, अब इसमें ना ये इसकी मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन आ जाएगी विद एग्जांपल, एलिमेंट्री रेट ऑफ रिएक्शन की भी ले ली हमने, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, यही वाई इज़ द प्रोबेबिलिटी, मैंने पहले ही कहा ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपका कैसा इंपॉर्टेंट है, स्टार बना सकते हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्यूडो ऑर्डर की डेफिनेशन, पूरा पूरा क्या, रिएक्शन विच इज़ नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टेन कंडीशन बिकम रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इज अ स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। या इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो कि जो होती हाइयर ऑर्डर की दिखती हैं बट होती कम ऑर्डर की हैं, ठीक है। ये हो जाएगा। और इसी से रिगार्डिंग जो क्वेश्चन बोर्ड में आया वो भी दिखाऊँ, ठीक है। एक ये दे रखा, मैंने इसको यहीं पे लिख लिया था, दैट इज स्टेट अ कंडीशन अंडर विच, 2025 में भी यही रिपीट हुआ है, अंडर विच अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन इज काइनेटिकली अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल। तो व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट इज इन एक्सेस, ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर या फिर सुक्रोज या जो भी है, मतलब माल्टोज वगैरह, हाइड्रोलिसिस की बात हो रही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास, ओके। चलो अच्छा देखो, आज क्लास को यहीं एंड कर रहे हैं, क्योंकि फिर अभी तो सोचो हम हाफ पार्ट में पहुंचे हैं, न्यूमेरिकल्स और थ्योरी वगैरह के, इसके बाद भी इसमें सारे न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल है, तो मैं एक पार्ट और बनाऊंगी, आई ट्राई कि उसको मैं कल ही अपलोड कर दूं, ठीक है। सारे न्यूमेरिकल पैटर्न्स ही करेंगे उसमें, पूरा का पूरा थोड़ा थोड़ा थ्योरी के साथ, ठीक है। चलो, तो होप्स आपको वीडियो पसंद आई और कुछ काम की लगी है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी न्यूमेरिकल के पैटर्न कर पाएँ, क्योंकि मैंने सारे पैटर्न वाइज कराए, फिर इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा एग्जाम में, जो मिलेगा वो इन्हीं पैटर्न से, प्रैक्टिस इज अप टू यू, ओके। चलो टिल देन प्रैक्टिस करो, बाय।